Good morning, one and all. Let's begin with the current affairs for today, 20th November 2020. सबसे पहला आया है कि सेंटर ने एक 500 मिलियन डॉलर्स का लोन लिया है, एक डील की है विद एनडीबी फॉर RRTS प्रोजेक्ट. So let's read it first and then we will understand it. A 500 million loan agreement was signed between the Union Government, Ministry of Housing and Urban Affairs, NCR Transport Corporation Limited, and NDB on Thursday for the Delhi Ghaziabad Meerut Regional Rapid Transit Project to provide fast, reliable, safe, and comfortable public transport in the NCR. This is to finance the rolling stock for modern design, energy efficient operations, and interoperability across corridors. It will be environmentally friendly and there will be low emission, and it will carry many times more people at a higher speed. Overall, it will significantly reduce the total emission from the transport sector in the NCR region. तो सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट बैंक. ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसके मेंबर्स हैं द ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. एनडीबी बना था 6th ब्रिक्स समिट में इन 2014 जो कि हुआ था ब्राजील में. इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो शंघाई में है, चाइना में. 2018 में एनडीबी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था इन द यूएन जनरल असेंबली. ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये नहीं होता कि वो मेंबर बन गए. ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये होता है दैट दे कैन सिट इन द मीटिंग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड लर्न फ्रॉम देम. सो ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के नेशन के बीच की कोऑपरेशन के लिए बना था कि अगर हमें कोई डेवलपमेंट के लिए या कोई प्रो पुअर स्कीम्स बनाने के लिए अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम नेशनल डेवलपमेंट बैंक से ये पैसा मांग सकते हैं. अच्छा, ये जो आपके सामने करंट अफेयर है ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है. सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट. और अगर हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें देन इट इज एट द वेरी हार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट हैव बीन गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. सो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरह ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है जो कि क्लीन एनर्जी सोर्स को यूज करके लोगों को कम्यूटेशन करने के लिए थोड़ा सा बेटर करेगा. अब अगर हम एसडीजी की बात करें तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के बारे में कौन से गोल्स हमें बोलते हैं. आपका जो एसडीजी 3 है जो कि हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन रोड सेफ्टी की भी बात कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट एसडीजी 7 तो इट इज टॉकिंग अबाउट क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड. Then if we talk about SDG 9, then it is talking about building resilient infrastructure. Resilient का मतलब ये है कि चाहे बहुत सारी problems आए लेकिन ये infrastructure हमारा सशक्त रहे, हमेशा चले, सालों साल. फिर है SDG 11 which is talking about sustainable cities. इसमें एक पॉइंट है जो कि कहता है कि एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट शुड इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज होना चाहिए इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंक्रीज होना चाहिए और एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट में भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी सस्टेनेबल सिटीज बनेंगी. और एसडीजी 12 जो है वो कहता है कि फॉसिल फ्यूल की जो सब्सिडीज हैं उनको कम करा जाए और सस्टेनेबल कंजम्पशन प्लस प्रोडक्शन होनी चाहिए. तो सिंस
हमारा नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो अब एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तहत यूएन जनरल असेंबली का पार्ट बना है, और यूएन जनरल असेंबली ने ही हमें एसडीजी गोल्स दिए हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इज द वेरी हार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड हेंस एनडीबी ने हमें ये $500 मिलियन का लोन दिया है। अगर हम ये पूरा $500 मिलियन देखें तो हमें लगता है कि इट इज अ ह्यूज अमाउंट, और ये लोन दिया गया है तो दैट मीन्स वील हैव टू पे बैक, एंड उस चीज में भी बहुत प्रॉब्लम होगी टू पे इट बैक। तो उसके लिए ये दिखाया गया है कि एनडीबी ने ये लोन दिया है फॉर 25 years विद इन 8-year ग्रेस पीरियड। 8-year ग्रेस पीरियड का मतलब है दैट फॉर द नेक्स्ट 8 years यू डोंट हैव टू पे बैक। तो दिस इज अ गुड स्टेप। अब इसके बाद राजस्थान सरकार ने मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम शुरू की है फॉर द सेकंड चाइल्ड। इस चीज को पढ़ने से पहले हम केंद्रीय सरकार की एक स्कीम के बारे में बात करेंगे जो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी लिखी गई है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। दिस इज 1 जनवरी 2017 को ये शुरू हुआ था। इससे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी थी, पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, मतलब पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर आएगा। किसको ये पैसा मिलेगा? सारी की सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं प्लस जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको ये पैसा दिया जाएगा फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड। ऑब्वियसली एक ऐसा बच्चा जो 1 जनवरी 2017 के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर कोई ऐसी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर अगर है तो उनको ये नहीं मिलेगा, बाकी सबको ये सुविधा मिलेगी। कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। 5,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में। एंड ये जो लोग हैं, जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंदर, वो एक और स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं जो कि है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी इनको कैश इंसेंटिव ही मिलता है, पैसा मिलता है। इसीलिए ऑन एन एवरेज ऐसे एलिजिबल प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को अराउंड 6,000 इन हैंड मिल जाता है, क्योंकि जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी उनको कैश इंसेंटिव मिलता है। और ये जननी सुरक्षा योजना में महिला की एज के ऊपर कोई बार नहीं है, और हाउ मेनी चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर भी कोई बार नहीं है। अगर हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात करें तो एज ऑन 2019 जो टॉप 5 टेरिटरीज हैं ऑफ इंडिया जहां पे ये बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली। ये दादरा एंड नगर हवेली को अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि 2019 की बात हो रही है। इसका मर्जर दमन एंड दीव के साथ 26 जनवरी 2020 को हुआ है। और जो 5वीं है वो है राजस्थान। अब राजस्थान ने एक और स्कीम शुरू की है जिसको इन्होंने कहा है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसके तहत वो उन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ये पैसा देंगे जहां पे न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स बच्चों में और अनीमिया लेवल्स मदर्स में बहुत ही कम है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कितने पैसे मिलेंगे? तो 6,000 रुपए मिलेंगे, और ये भी 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे उस महिला को फॉर देयर सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो। एंड जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर एक एलिजिबल बेनिफिशियरी को आधार कार्ड दिखाना पड़ता है ताकि उसको ये पैसा मिले, ये पर्टिकुलर राजस्थान की स्कीम जो है इसमें आपको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है।
सो दिस इज बेसिकली जो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के काफी हम बात कर चुके हैं कि काफी वेस्टिंग एंड स्टंटिंग एंड अंडर नरिशमेंट देखी गई है बच्चों के अंदर। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। अब आया नेक्स्ट हमारा कर्बिंग ऑन एयर बाइगॉटरी। The distinction between free speech and hate speech should be at the heart of regulation. So ये हम काफी बार सुन चुके हैं, हमें ये पता भी है कि फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 और हेट स्पीच में बहुत डिफरेंस होता है। हेट स्पीच को ऑफ कोर्स हमें खत्म करना ही चाहिए, लेकिन फ्री स्पीच तो हमारा फंडामेंटल राइट है। सो ये पर्टिकुलर editorial padhte hain and then we will understand the meaning. The Supreme Court poses to the union government on the measures it can and is willing to take against communally slanted television coverage should not end in undesirable consequences. The question appears to be an attempt to elicit a commitment to a course of action that will curb inflammatory journalism on broadcast media. However, the court's warning that if the government fails to explain its mechanism to deal with the problem, it would create one on its own and may take the debate down a slippery slope. The court is hearing petitions against the communal color given by some channels to the incidence of large clusters of COVID-19 infections among those who attended Tablighi Jamaat event in New Delhi. तो ऐसे होता है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज को कम्युनल कलर दे देते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ लोग जब अपने रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन के लिए इकट्ठे हुए तो जानबूझ के इकट्ठे हुए क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को कोविड हो। ये काफी विशियस है, ये काफी कम्युनली मोटिवेटेड चीज है और काफी खराब है हमारे देश के लिए। फिर आगे चल के इस एडिटोरियल ने बात की है केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के बारे में। अब ये केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट हमें जानना चाहिए because this has come in the news many times. We will understand why. So this is Cable TV Network Regulation Act 1995. तो ये 2020 में काफी बार इसकी चर्चा हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। ये पहले तो इसके बारे में और इस एडिटोरियल में भी सुदर्शन न्यूज के बारे में बात चली है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो क्या है कि ये सुदर्शन न्यूज एक हिंदी चैनल था जिसने एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम एयर करने की कोशिश की थी, जिसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे इंडियन सिविल सर्विसेज में कॉन्स्पिरेसी चल रही है टू इन्फिल्ट्रेट द मुस्लिम पीपल। अब अगर हम लोग रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो ये रूल है कि इंडियन ब्रॉडकास्ट जो है वो प्री सेंसरशिप नहीं करता टीवी प्रोग्राम्स की। अब एक हो गया प्री सेंसरशिप और एक हो गया पोस्ट सेंसरशिप। मतलब प्रोग्राम एयर होने से पहले क्या हम उस प्रोग्राम को टीवी से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते। अगर प्रोग्राम एयर होने से पहले ही हटा सकते हैं तो उसको प्री सेंसरशिप बोलेंगे। अगर एयर होने के बाद हटा रहे हैं तो उसको पोस्ट सेंसरशिप बोलेंगे। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ फिल्म और फिल्म के ट्रेलर्स की ही प्री सर्टिफिकेशन होती है या प्री सेंसरशिप होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा। लेकिन अगर टीवी चैनल्स के बारे में बात करें तो उनकी पोस्ट सेंसरशिप होती है, मतलब आने के बाद। अब एक और हम इसका रूल देख लेते हैं। जो सेक्शन 20 है, आपको सेक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो सेक्शन 20 है इस एक्ट का, वो कहता है कि सरकार रेगुलेट कर सकती है और प्रोहिबिट कर सकती है कोई सी भी ट्रांसमिशन को अगर उसको लगे कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। लेकिन ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी है टीवी के लिए जो पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक प्रोग्राम्स को खत्म कर सके। ठीक है जी। सो जैसे एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ऐसे टीवी के लिए कोई ऐसी सर्टिफिकेशन बोर्ड नहीं है। पर ये जरूर है कि सरकार को अगर लगे तो वो प्रोहिबिट मतलब बिल्कुल उनको खत्म भी कर सकती है या फिर उनको रेगुलेट भी कर सकती है।
किसको? टीवी चैनल्स को, पर एक बार एयर होने के बाद। ठीक है जी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल 6 ऑफ केबल टीवी नेटवर्क रूल्स। कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चैनल की कि वो ऐसा कोई भी प्रोग्राम ना दर्शाए जो कि हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ माना जा सके। और कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो अटैक करता है किसी के रिलीजन को या किसी रिलीजियस ग्रुप को, तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं एयर होना चाहिए। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसी ना किसी तरीके से कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जहां पे हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी हमारा टिका रहे, और आप सिर्फ उन्हीं चीजों को हटाइए फ्रॉम टीवी या फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग जो हेट स्पीचेस कही जा सकती हैं। सो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे हमारा फ्री स्पीच रहे लेकिन हम हेट स्पीचेस ना कर पाए। इसके बाद आता है आरबीआई के बारे में। सो अब लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है काफी दिनों से। अब 2019 में ही सितंबर के महीने में इस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर रख दिया था। किसने? आरबीआई ने। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लिखा जाता है? जब किसी एक बैंक में जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स, वो बहुत ही कम है। मतलब अगर 100 रुपए दे के बैंक को 110 रुपए मिलने चाहिए थे तो 110 रुपए नहीं 105 रुपए मिल रहे हैं या उससे कम मिल रहे हैं। मतलब रिटर्न ऑन एसेट बैंक के लिए कम है। दूसरी बात, ऐसे बैंक में एनपीए की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब यहाँ पे तो 110 के बजाय 105 मिल रहा है ना। एनपीए तब जब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ड्यू डेट से लेके 90 दिन हो चुके हैं और बैंक को कुछ नहीं मिला है, ऐसी चीज एनपीए बन जाती है। और तीसरी एक और चीज होती है कि जितना कैपिटल, जितना पैसा इस बैंक के पास होना चाहिए एज कंपेयर टू द रिस्क दैट द बैंक हैज टेकन। अगर बैंक ने रिस्क जितना लिया है उस हिसाब से बैंक के पास पैसा है तो ठीक है। लेकिन अगर बैंक ज्यादा रिस्क ले रही है लेकिन उसके पास कैपिटल बहुत ही कम है, तो ये तीसरी कंडीशन होती है। अगर तीनों की तीनों ट्रिगर्स एक बैंक में हमें मिले तो आरबीआई क्या करती है? उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। उन रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जैसे कि आप बैंक की ब्रांच ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, या आप इन इन लोगों को ज्यादा लोन नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। ये होता ही तब है जब ये तीनों की तीनों कंडीशंस में बैंक इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो सितंबर 2019 से लक्ष्मी विलास बैंक पीसीए के अंदर तो है ही है। अब जाके ये देखा गया है कि ये बैंक कुछ खासा अच्छा नहीं कर पा रहा है। इट इज नॉट बीइंग एबल टू सेव इटसेल्फ। तो अब आरबीआई ने क्या किया? सबसे पहले तो ये बोला कि जो लक्ष्मी विलास बैंक को अगर कोई लोन वगैरह अगर देना था, उसके ऊपर 1 मंथ का मॉरेटोरियम लगा दिया है कि मतलब 1 महीने तक आपको ये लोन की रीपेमेंट के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ ये लक्ष्मी विलास बैंक को एक और बैंक के साथ मर्ज या फिर अमेलगमेट करने की बात चल रही है। देखिए, मर्जर होता है व्हेन ए मर्जेस इनटू बी, ओनली बी रिमेन्स, दिस इज मर्जर। when A plus B becomes C, this is amalgamation। तो अभी स्कीम ऑफ amalgamation ड्राफ्ट स्कीम आई है। आगे चल के देखेंगे कि amalgamation होगा कि मर्जर होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर बैंक एक स्ट्रॉन्ग बैंक है और ये बैंक एक वीक बैंक है। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो कहीं ना कहीं इन बैंक का कैपिटल बढ़ जाएगा, इनका एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो साथ ही साथ जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया है वो भी सेव हो जाएंगे। जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इधर हिस्सा वगैरह लिया था उनके लिए भी थोड़ा भला हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों के दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, जो एलवीबी के शेयर होल्डर्स थे, हिस्सेदार थे,
उन सबको बोल दिया जाएगा कि आप अपने अपने पैसे जितने आपके बनते हैं आप ले लीजिए, और फिर हम आपको राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब आपको हटा रहे हैं इस चीज से। बाद में अगर आपको ये मर्ज्ड एंटिटी या अमेलगमेटेड एंटिटी का दोबारा से शेयर होल्डर बनना है तो वो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीजें क्यों करी? क्योंकि आरबीआई ने बताया कि ये जो एनपीए की सिचुएशन है लक्ष्मी विलास बैंक की, वो बहुत ही ज्यादा हो रही है। और एक और शब्द इन्होंने यूज किया है विच इज कॉल्ड टियर 1 कैपिटल। सो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इकोनॉमी में हम लोग टियर 1 टियर 2 कैपिटल और बेसल नॉर्म्स वगैरह करेंगे। पर टियर 1 कैपिटल एक ऐसा कैपिटल जो कि कोर कैपिटल माना जाता है एक बैंक का, कि मतलब एक टियर 2 कैपिटल भी होता है। टियर 2 कैपिटल को हम सबऑर्डिनेट कैपिटल या शॉक अब्जॉर्बर कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले हम यहाँ देखते हैं, और प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व ना हो तो हम यहाँ जाते हैं। टियर 1 कैपिटल में क्या क्या आ जाता है? आपका पेड अप कैपिटल आ जाता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आ जाते हैं, फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज आ जाती है, इनटैंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। सो लाइक आई सेड, ये सब कुछ हम इकोनॉमी में करेंगे। अभी के लिए आप ये सोच लीजिए कि टियर 1 बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल, कोर कैपिटल हमारे बैंक का, ये भी लक्ष्मी विलास बैंक का टियर 1 कैपिटल भी बहुत ही कम हो चुका है, जिस वजह से ये अमेलगमेशन या फिर ये मर्जर बहुत ही बढ़िया रहेगा डिपॉजिटर्स के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। लेट्स गो अहेड नाउ। द नेक्स्ट आर्टिकल, ये हिंदू का आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है इंडिया के मास्क का ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये बेसिकली ये कहा गया है, ये एक पर्सनल ओपिनियन है एक इकोनॉमिस्ट का, कि जो आप लिबरलिज्म की बात कर रहा है इंडिया, एक्चुअली इंडिया लिबरल नहीं है। सो क्या क्या बातें चल रही हैं, लेट्स रीड इट। कहते हैं, इन द नेम ऑफ ओपननेस वी हैव अलाउड सब्सिडीज, प्रोडक्ट्स एंड अनफेयर प्रोडक्शन एडवांटेजेस फ्रॉम अब्रॉड टू प्रिवेल, जस्टिफाइड बाय द मंत्रा ऑफ ओपन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। सो ये कह रहे हैं कि हम एक्चुअली इन द नेम ऑफ ओपननेस हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं अपने लोगों को, और अनफेयर प्रोडक्शन एडवांटेजेस फ्रॉम अब्रॉड हम प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ऑथर हम लिबरल नहीं है। अब ये चीज प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें बोली हैं इन्होंने। सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब एक दिन हो चुका है कि 15 कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन ने ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन किया है, लेकिन इंडिया हैज सेड दैट वी हैव ऑप्टेड आउट ऑफ इट। क्यों इंडिया ने ये कहा? बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि हम कहते हैं कि हम अभी तक इतने सशक्त नहीं हुए कि हम इतने बड़े इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट बने, और कहीं ना कहीं जो ये 15 कंट्रीज हैं उनके साथ ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड सरप्लस नहीं चल रहा है। और क्योंकि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले हम अपने आपकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और फिर जाके इन द फ्यूचर शायद हम RCEP का पार्ट बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर कहता है कि क्योंकि हमने RCEP को साइन नहीं किया, कहते हैं ये बोल्डनेस नहीं है, ये साइन ऑफ वीकनेस है हमारी। ये आपकी सब्जेक्टिविटी है, इफ यू अग्री और डिसअग्री। With trade multilateralism at the World Trade Organization remaining sluggish, FTAs are the gateway for international trade. FTA is a free trade agreement. FTA के अंदर अगर कोई कंट्रीज FTA साइन करती है तो वो बोलती है मैक्सिमम गुड्स का जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उसके ऊपर हम 0 ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, तो इंडिया कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। कहते हैं अगर हम ये FTA का पार्ट नहीं बनेंगे तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट भी नहीं बनेंगे, और अगर हम ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शेयर इन ग्लोबल ट्रेड बहुत ही कम हो जाएगा। थर्ड चीज इन्होंने कहा कि इंडिया relatively closed इकोनॉमी है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, और इसका इन्होंने डेटा दिया है। कहते जो वी आर relatively closed as
compared to others. So WTO के अंदर एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट होता है. मोस्ट फेवर्ड नेशन इज फेवर वन, फेवर ऑल. इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर इंपोर्ट्स के ऊपर अराउंड 13.8% के टैरिफ लगाए हैं, जो कि पूरे विश्व भर में हाईएस्ट है फॉर एनी मेजर इकोनॉमी. बाकी सारे कम टैरिफ लगाते हैं, इजी मार्केट एक्सेस देते हैं, हम ज्यादा टैरिफ्स लगाते हैं. ये इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसके हिसाब से इसने एक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स बनाया है, जिसमें कहा है कि इंडिया इज इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी. इंडिया को ये कहता है कि हम बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड करते हैं, हम बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. एंड दे हैव सेड कि इंडिया ने 972 टाइम्स एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है लोगों के ऊपर, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? ये हो गया इंडिया, ये हो गया कोई और कंट्री, लेट्स कॉल इट एक्स. अब ये कंट्री जब अपने देश में एक गुड को बेच रही है, उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपए, लेकिन वही गुड जब वो इंडिया में लेकर आ रही है तो वो दिखा रही है कि प्राइस तो 80 रुपए है. चाहे जितनी भी ऑफर्स वगैरह देके या प्रिविलेजेस देके अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, बेसिकली आप एक गुड जिसका दाम आपके देश में, आपके डोमेस्टिक कंट्री में ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी और के देश में बेच रहे हो तो उसका प्राइस आप कम कर देते हो. इसको हम बोलते हैं डंपिंग. इसके ऊपर हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि ये हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ना खराब कर दे. कहते हैं हमने 972 टाइम्स ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, विच इज ऑल्सो अगेंस्ट अस, लिबरल. अगेंस्ट अस इन द सेंस इट जस्ट सेज दैट वी आर नॉट लिबरल. करेक्ट. फिर इसने एक और बात बोली है कि which concluded that India has benefited overall from FTAs so far. अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो ये ऑथर कह रहे हैं, कहते हैं कि आपका खुद का इकोनॉमिक सर्वे, जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे निकाला था, उसमें कहा था कि ये जो FTAs हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. अगर बेनिफिशियल है तो ये ऑथर कहता है कि और FTAs करो. आप एक साइड में बोल रहे हैं कि आप FTAs आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और दूसरे साइड पे आप RCEP टाइप के FTA को मना कर रहे हो. सी, बहुत रैशनल रीजंस हैं RCEP ज्वाइन ना करने के भी. ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट on our own whims and fancies we've said let's not be a part of this. There are many reasons for not joining RCEP, but the author says that if you're saying that FTA is beneficial for you, you should also be a part of the largest FTA that the world has ever seen, right? So the real problem of Indian industry, which is lack of competitiveness and absence of structural reforms. So ये author कहता है हमारी Indian industries की सबसे बड़ी problem क्या है? It is lack of competition. क्योंकि जैसी लैक ऑफ कंपटीशन है तो हमारी क्वालिटी अपने आप कम हो जाती है, और हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में, राइट. Then they have criticized the past government for compromising India's interest by doing business as per framework set by others. ये तो बेसिकली ऑथर ये कह रहा है कि पल्ला झाड़ती है सारी की सारी सरकारें. एक सरकार दूसरी सरकार को बोलती है कि तुम्हारे वजह से हुआ है जो भी हुआ है, इकोनॉमी में बदलाव जो भी आया है नेगेटिव. बट द ऑथर सेज कि इंस्टेड ऑफ बिकरिंग अबाउट कि पुरानी गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर ये वाली गवर्नमेंट थोड़ा सा काम ज्यादा कर दे तो हमारे देश की इकोनॉमी बेटर हो सकती है, हमारा ट्रेड बेटर हो सकता है. India has been one of the major beneficiaries of economic globalization, a fact which was tested by the IMF. तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है. तो अगर प्रगति हुई है तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमारी नजरें रहनी चाहिए, हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है.
Then they say poverty in rural and urban India, which stood at 40% in 2004 to 5, has halved to about 20% in 2011 to 12, which basically means that हमारी जो trade है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हमें benefit दे रहा है. Tariffs have been increased, FTA has been demonized, and vocal for local, which strikes at the heart of international trade and globalization, is the new mantra. According to this author, he says कि vocal for local वगैरह ठीक है, लेकिन हमें global value chain का भी part बनना पड़ेगा. तभी इन्होंने heading दी है, इंडिया का mask of economic liberalization is now off, उतर चुका है. ठीक है जी. इसके बाद बहुत सारे बाहर के NGOs एंड ग्रुप्स ने इंडिया की ग्रोथ के बारे में बोला है. जैसे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कट्स इंडियाज 2020 टू 2025 ग्रोथ एवरेज टू 4.5, और इन्होंने बोला है कि जो इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कोविड लॉकडाउन का, वो विश्व भर में बाकी सारे देशों से सबसे ज्यादा या काफी ज्यादा प्रभाव हम पे पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं. किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है. If you talk about stressed corporate balance sheet, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके एसेट्स कम हैं, उनकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं. वो लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ लोन्स हो सकती हैं, वो लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ जो इनको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स वगैरह देने होते हैं उसके ऊपर हो सकती है. बेसिक है कि लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है. दूसरी बात, हमारे जो बैंक्स हैं उनकी एनपीए की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है. और बैंक ही क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में भी जो लायबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एनपीए की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है. और एनपीए की प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो उसको वापस नहीं कर पा रहे हैं. वो चाहे एक हाउस होल्ड हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक एलएलपी हो, एक्सेट्रा, पार्टनरशिप फर्म्स हो, राइट. फिर मूडीज ने भी सेम किया, FY21 जीडीपी के बारे में बात की, लेकिन मूडीज ने थोड़ा सा बेटर एग्जाम्पल दिया है. ये हिंदू का आर्टिकल है और ये सिमिलर चीज के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि बार्क्लेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोला है कि इंडिया काफी खराब कर रहा है. यही मूडीज ने बोला है कि इंडिया थोड़ा सा बेटर कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इट हैज रिमेन रिलेटिवली लो, लेकिन सरकार के इनिशिएटिव्स की वजह से थोड़ा सा बेटर हो पा रहा है. So this is also talking about Moody's investors will contract to 10.6%, जो कि less than 11.5% है. कह रहे थे पहले कि 11.5% का contraction होएगा, अब कह रहे हैं 10.6% का ही होगा, because of many initiatives that the country has taken, like आत्मनिर्भर भारत अभियान और बाकी सारे. अब हम आगे बढ़ते हैं. Big data, large data economy. Center is keen to grow India as a large data economy, and Center is also making a law called the Data Protection Law. Data would drive the digital economy and international commerce, and that offered a great opportunity for India to emerge as a data economy. So for us to understand this कि ये data economy हमारे लिए क्यों important है, पहले एटलीस्ट ये समझते हैं कि ये बिग डेटा या फिर ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्चुअली करता क्या है. सो अगर किसी डेटा में वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कहाँ कहाँ कितने सोर्सेज से ये डेटा हमारे पास आ रहा है. अगर हमारे पास वैरायटी है ऑफ डेटा, so types of data, semi-structured and structured data, velocity of data, की speed, गति जिससे हमें ये डेटा मिल रहा है, veracity of data होना चाहिए, हम इसको कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये फेक है कि रियल है, वैल्यू ऑफ डेटा, इसका कॉस्ट, बिजनेस वैल्यू, इससे बिजनेस में कितनी प्रगति हो सकती है, ये कितना वैल्यू जनरेट कर रहा है,
और वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब कितने वेज से ये डेटा को हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर एक डेटा में हो तो वो बिग डेटा कहलाया जाता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा? अगर हम डेटा इकोनॉमी बन गए तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो है कि हमारी गवर्नेंस बेटर होएगी, हमें पता चलेगा कि हमें किस टाइप की गवर्नेंस करनी है, राइट। पावर कंपनीज में भी ये यूटिलाइज होगा, क्योंकि हम डेटा को देख के उसको एनालाइज करके बोल सकते हैं कि कैसे हम अपने कमर्शियल लॉसेस को कम करें। अगर हम बात करें पुलिस फोर्सेस की या सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो उनके लिए भी बेटर है, हमें पता चलेगा कि कितना साइबर अटैक हुआ है, कितने सिस्टम्स हैं, कितने फ्रॉड्स हैं, हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्रिमिनल एक्टिविटी कब होएगी। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव एजुकेशन, तरह तरह के हमें चीज़ें मिलेंगी, एड्स मिलेंगी, जिससे हम अपनी एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं। ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इकोनॉमी में जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या सुधार लेकर आना है, इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे सुधार लेकर आने हैं, हमने टैक्सेस का इवेजन कैसे रोकना है, राइट। ये हेल्थ केयर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि कितने डॉक्टर्स हैं, कितने और हमें चाहिए, हम डिजीजेस को कैसे प्रिडिक्ट करें, हम बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन कैसे लेकर आए, राइट। ये एग्रीकल्चर एंड फूड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। It will give us the best possible seeds, and it will help us to forecast the weather forecasting के लिए अच्छा होगा, food processing के लिए अच्छा होगा, हम crop के diseases को identify कर पाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली डिजिटल स्पेस में जैसे टेलीकॉम सेक्टर में या सोशल मीडिया में भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। सो इसीलिए हमारा डेटा इकोनॉमी बनना सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं, ये इंटरनेशनल स्पेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड वही हिंदू एक और चीज बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन डेटा सेंटर्स is to grow to 396 million US dollars in the next 3 years, right? तो data centers in India are emerging as an alternative real estate asset and have attracted investment of 396 million from January to September 2020. So imagine कितना ज्यादा पैसा आ रहा है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, और हम इसको कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं। जिस वजह से डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो अब बन रहा है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा डेटा इतना ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं तो डेटा की प्रोटेक्शन भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जो कि कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम टू स्टे प्रेफर्ड मोड ऑफ वर्क इन 2021। ये वर्क फ्रॉम होम अब कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। लेट्स जस्ट डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम। प्रोज की अगर हम बात करें तो देयर इज वर्चुअल कोलैबोरेशन। एक इंडियन एक अमेरिकन के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है, उसको ज्योग्राफी या बाउंड्री या पॉलिटिक्स इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इजीली बैलेंस हो रही है आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। आपका जो ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, कंजेशन प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो रही है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम कॉन्स की बात करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है जब आप घर बैठ के काम कर रहे हो और आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये हमने लिख तो दिया इजी बैलेंस, बट इट्स नॉट दैट इजी टू बैलेंस इट आउट। लाइक लेस क्रिएटिविटी, कंपटीशन ही नहीं है, आगे पीछे हम देख ही नहीं रहे हैं कि बाकी क्या काम कर रहे हैं, चीजें कैसे चल रही है हमारी सोसाइटी में, तो हम अपना ही बेंचमार्क लेके ग्रोथ की बात करते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेशन का रिस्क है, और आइसोलेशन के साथ ही रिस्क है मेंटल इश्यूज का, जो आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ पीपल
Man is a social animal, let's keep it at that. और less accountability. अगर कोई काम मिला, कोई जॉब मिली एंड घर पे इंसान साफ सफाई करते हुए काम कर रहा है, बाद में कुछ और बोल दे, अकाउंटेबिलिटी काफी कम हो जाती है एक इंसान की. सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम. देन दीज टू आर्टिकल्स ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है. प्लान टू सेट अप 1,000 liquefied natural gas fuel stations in 3 years, ये ऑयल मिनिस्टर ने बोला है. एंड सोलर गेयर प्रोडक्शन फॉर 35 किलो मेगावाट कैपेसिटी इज ऑन कार्ड्स, ये पावर मिनिस्ट्री ने बोला है. तो इन दोनों के बारे में ये अभी तो ये प्लान है, बट इस प्लान से क्या क्या बदलाव आएंगे इसकी हम बात कर लेते हैं. सो जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, उन्होंने 50 LNG फ्यूल स्टेशंस को फाउंडेशन उसकी ले डाउन की है अक्रॉस द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड मेजर नेशनल हाईवे. तो ये पर्टिकुलर चीज इसलिए हो रही है ताकि इंडिया को एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाया जा सके. सो LNG ट्रांसपोर्ट फ्यूल क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ये रिड्यूस करेगा व्हीकल की पोल्यूशन को, व्हीकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, राइट. सेविंग इन टर्म्स ऑफ हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको रिड्यूस करेगा, राइट. एंड it is a very well thought out strategy, and in this regard infrastructure in terms of pipelines, terminals, gas production, tax structure, ये सारे के सारे बदलाव आएंगे थोड़ा थोड़ा करके. और ये कॉन्फिडेंस दिलाया है सरकार ने. 10% trucks will adopt LNG as the fuel. सो ये चीज होने के बाद हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आ गए, क्योंकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, राइट. सो एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए भी ये बेटर हो जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फोकस्ड टू प्रमोट द यूसेज ऑफ नेचुरल गैस एज अ फ्यूल और अ फीड स्टॉक across the country to increase the natural gas in primary energy mix from current level of 6.3% to around 15% by 2030. So इतने सारे बदलाव इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारे सिस्टम में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एंड वी कैन गो अहेड. पावर मिनिस्ट्री ने भी ये सोलर गेयर प्रोडक्शन के बारे में इसलिए बात की है क्योंकि पावर मिनिस्ट्री में काफी NPA की भी इश्यूज रहे हैं, काफी पावर का थेफ्ट भी हमने देखा है, जिससे पावर लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाती है. एंड इस करके वी आर ट्राइंग टू यूज सस्टेनेबल वेज टू प्रोड्यूस एनर्जी. नेक्स्ट, रूरल कंज्यूमर्स शो ग्रेटर टेस्ट फॉर चॉकलेट्स एंड कॉफी एंड लिकर. तो ये देखा गया है, ट्रिगर्स क्या हुए हैं कि रूरल एरियाज में नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं उसके अलावा अब लोग चॉकलेट्स एंड कॉफी एंड लिकर एंड कॉस्मेटिक्स इस सब में भी बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं एज कंपेयर टू द अर्बन पीपल. अब इसका रीजन है इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटी, अप ट्रेडिंग, लेसर लॉकडाउन इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस. जो रूरल एरिया में है वो लेसर रिस्ट्रिक्शंस थी देन द अर्बन एरियाज. रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग अर्बन एरियाज में काम कर रहे थे रूरल एरिया से आके अब वो वापस जा चुके हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बदल चुका है, इसीलिए उनका एक्सपोजर हो गया है अर्बन लाइफस्टाइल से, एंड इसीलिए रूरल मार्केट्स आर आल्सो सर्जिंग. सो स्मॉल टाउन में काफी ज्यादा सर्ज दिखी है, डिमांड इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू द बिग टाउन्स. फिर है DRI, डिटेक्ट डबल बेनिफिट बाय ट्रेडर्स. अब DRI के बारे में बात करने से पहले वी शुड एटलीस्ट नो हु इज दिस डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. सो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये एक एपेक्स बॉडी है जो एंटी स्मगलिंग एजेंसी मानी जाती है इंडिया की. ये वर्क करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
राइट। अब इसका काम, ये लीड एजेंसी है एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए, और ये बनी थी 1957 में। तो इसमें क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि लोग फेक इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं और डबल बेनिफिट्स उठा रहे हैं। कौन लोग? जो इंपोर्ट कर रहे हैं। किसके डबल बेनिफिट्स उठा रहे हैं? वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में काम करके इसका भी बेनिफिट उठा रहे हैं, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, कम टैरिफ्स, और ऊपर से आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसेस जनरेट करके वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं। तो ये डबल बेनिफिट को खत्म करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है और बहुत सारे लोगों को बोला है कि आप प्लीज खुद अपने आप सामने आ जाइए, नहीं तो बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, बहुत there will be an action taken against them, right? So DRI has asked the importers to pay custom duty from 2017 till date. Then they're talking about a viable innovation in social security. यहाँ पे बात हो रही है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की। वो कह रहे हैं कि पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, और उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इट्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में माइग्रेंट फार्म वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। कहते 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो कहीं ना कहीं इनको ये सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड के यूज से इनको बेनिफिट देना पड़ेगा, बेनिफिट समथिंग लाइक द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, कि मतलब जब ये रिटायर होंगे तो इनको क्या बेनिफिट मिलेगा। सो जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है ताकि वो ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सके। तो यही सेम बेनिफिट्स अगर इनफॉर्मल वर्कर्स को भी मिले तो कहीं ना कहीं पीपल विल बी मोर इंसेंटिवाइज्ड टू वर्क इन इंडिया। मेक इन इंडिया इन टाइम। सो ये एक आर्टिकल है, प्लानिंग कमीशन के ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं अरुण मायरा, और इन्होंने बोला है मेक इन इंडिया इन टाइम। सो ये पर्टिकुलर चीज में जो बातें लिखी गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो कहते हैं कि इंडिया का जो फोकस है वो है लो स्किल जॉब्स पे, लेकिन ये जो लो स्किल जॉब्स हैं इससे लो वेजेस ही मिल सकती हैं, ज्यादा पैसा तो मिल नहीं सकता, लिमिटेड वेजेस ही होती हैं। फिर इन्होंने इंडिया और चाइना को कंपेयर किया है। कहते 1990 की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो कॉम्परेबल था, एक दूसरे के जैसा ही था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इट इज 10 टाइम्स लार्जर देन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंड इन्होंने बात की है कि 1990 में इंडिया जो था वो चाइना से अहेड था, आगे था। किस चीज में? कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में और मशीनरी में। ये 1990 में था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो चाइना इज 50 टाइम्स लार्जर देन अस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन एंड मशीनरी। फिर इन्होंने कहा कि ये जो चाइना है इट इज द वर्ल्ड लीडर। अब दो टाइप की चीजों की बात की है इस आर्टिकल में चाइना को लेके। एक तो ये वर्ल्ड का लीडर है इन थिंग्स लाइक कपड़े बनाना, गारमेंट्स बनाना, चीप गारमेंट्स, चीप शूज बनाना, चीप टॉयज बनाना, और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर भी ये बनाता है, करेक्ट। ये पावर इक्विपमेंट्स भी बनाता है, टेलीकॉम गेयर भी बनाता है। तो अगर अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज चाइना से उठ के स्पेशली ये वाली गई हैं बांग्लादेश में एंड वियतनाम में। सो द ऑथर सेज कि ये इसमें अगर हमने इंडिया ने लीडर बनना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा, अपने लॉजिस्टिक्स को जैसे पोर्ट पे एक्सेस वगैरह वगैरह इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें इंडिया ने अच्छा करना है तो इंडिया को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन लानी पड़ेगी,
बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, ये भी है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, अगर किसी और की हम कॉपी कर लें तो ये गलत माना जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। तो हम कॉपी भी नहीं कर सकते, हमें खुद बनाना पड़ेगा। वील हैव टू मेक इट ओरिजिनल, जिसके अंदर फिर से हमें जरूरत है सोफिस्टिकेशन की और स्किल डेवलपमेंट की। So factory managers must learn how enterprises learn new capabilities faster. The discipline of organizational learning give insight that economists can't provide. तो फैक्ट्री मैनेजर्स को लर्न करना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने फटाफट से काम कराना है। फिर फैक्ट्री मैनेजर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट अप्रिशिएट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट लेबर cost, they are assets and appreciable assets. Human learn and also improve manufacturing system. तो human beings के साथ ऐसे बिहेव करो कि वो appreciable assets हैं. And lastly, trade and industrial policies must create space for domestic enterprises to learn faster. So ये सब कुछ होगा तो ही जाके मेक इन इंडिया एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाएगा। ये इस आर्टिकल की सोच है। Well, that is all for today. Thank you very much. I will see you tomorrow with more current affairs.